चंपापुर गांव में करुणा अपने दो बेटे करण और चंदन के साथ रहा करती थी। करुणा गांव के ही जमींदार के खेतों में काम कर अपना घर चला रही थी। वहीं करुणा के दोनों ही बेटे अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। करुणा के पति किशन लाल का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था और किशन लाल गाँव के स्कूल का टीचर था और उसका सपना था कि उसके दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर उसी की तरह टीचर बने, जिस वजह से करुणा मेहनत मजदूरी कर अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। अरे तुम दोनों समय पर खाना क्यों नहीं खाते? कितनी बार कहा है पेट भरकर खाना खाया करो, तभी तो पढ़ने लिखने में मन लगा रहेगा। हाँ माँ, ये तो है, लेकिन अब मेरी 12वीं की परीक्षा पूरी होने वाली है। उसके बाद मैं भी आपके साथ काम करना शुरू कर दूंगा और टीचर के लिए फॉर्म भी भरता रहूंगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ को देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि माँ काम पर जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू छोटे। तुम दोनों को बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है और मैं चल फिर भी पा रही हूँ, तो तुम दोनों को जरूरत नहीं है मुझे घर बैठाने की। करुणा जितना अपने दोनों बेटों से प्यार करती थी, उतना ही करुणा के दोनों बेटे करण और चंदन अपनी माँ से प्यार करते थे। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। एक रोज करुणा जमींदार के घर पहुँचती है। वहाँ जमींदार की पत्नी करुणा को आता देखकर अपने भाई मंगलू से कहती है, देख करुणा आ रही है और तूने अपने जीजा के खेत के पैसे चोरी करके तो उड़ा दिए ही हैं। अगर उन्हें पता चला कि पैसे तूने चुराए हैं, तो तेरे साथ वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो तू बस चुप रह और देखता जा कि मैं क्या करती हूँ। मालकिन, मैं खेतों में सब्जियाँ तोड़ने जा रही हूँ। आप मुझे टोकरियाँ दे दीजिए ताकि मैं सब्जियाँ तोड़कर टोकरियों में भर सकूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये बता कि तुझे कल मैंने अपने घर में घुसने क्या दिया? तूने तो मेरे घर में ही चोरी कर डाली। चोरी करम जली, तुझे शर्म नहीं आई? अरे नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं की है, बल्कि मैं तो बस सब्जियां रखने पहली ही बार आपके आंगन में गई थी। तभी तो पहली बार गई और पहली बार में ही मेरे घर में चोरी कर डाली। चोरनी कहीं की। बता कहाँ रखे हैं पूरे 50,000 तूने? कहीं तूने अपने दोनों बेटों को पैसे देकर यहाँ से उन्हें भगा तो नहीं दिया? इतना कहकर कलावती करुणा के बाल पकड़ लेती है और उसे मारने लग जाती है। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है और सारी बातें जानने और सुनने के बाद वो करुणा को अपने खेत में नहीं बल्कि उसके बेटों के साथ गांव से ही निकल जाने को कहता है। अरे करुणा बहन, मैंने आपको हमेशा से बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन आपने ये क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि अब से आप ना मेरे खेतों में काम करने आएंगी और ना ही आपको इस गांव में रहने का हक है। मालिक, ऐसा तो मत कीजिए। बेशक आप मुझे अपने खेतों में काम करने मत दीजिए, लेकिन मुझे गांव से निकल जाने के लिए मत कहिए। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? तू चोरी करते हुए ये सब सोचना चाहिए था ना तुझे? तब तूने कुछ क्यों नहीं सोचा? अब तू गिड़गिड़ा रही है। कलावती अपने भाई के चोरी का इल्जाम करुणा पर डाल देती है और जमींदार भी अपनी पत्नी कलावती की बातों में आकर करुणा और उसके दोनों बेटों को गांव से निकाल देता है। अब मानो करुणा पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी। वो अपने घर को छोड़कर अपने दोनों बेटों के साथ कहाँ जाएगी? लेकिन जमींदार की आज्ञा का पालन तो करना ही था और करुणा भी जमींदार की बात मानते हुए गांव से अपना कुछ ही सामान लेकर अपने दोनों बेटों के साथ गांव से निकल पड़ती है। जंगल के रास्ते तीनों माँ बेटे अपनी नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ते हैं। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे जमींदार जी अच्छे नहीं लगते और उनकी पत्नी ने तो हद ही कर दी। हाँ, मेरी मासूम सी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सच्चाई को किसी का डर नहीं और सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर है तो हम नई जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे। तुम दोनों मेरे राम लखन हो। तुम दोनों के बिना तो मेरी जिंदगी भी अधूरी है। हम अपने नए सफर की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब भगवान का दिखाया हुआ रास्ता है बेटा। तीनों गांव से काफी दूर निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कहीं घर नहीं नजर आ रहा था। वो तीनों थके हुए थे। हालांकि थोड़ी दूर और चलने के बाद करण को एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है।
अरे माँ देखो, एक टूटा फूटा घर, और इस घर पर तो एक बोर्ड भी लटक रहा है, और बोर्ड पर लिखा है बाबा बर्फानी का ढाबा। इसका मतलब यहाँ किसी का ढाबा रहा होगा। क्यों, हम अंदर जाकर देख सकते हैं? फिलहाल तो हम बहुत थक गए हैं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इस ढाबे में रुकने के अलावा। और यहाँ से कुछ ही दूर पर एक दूसरा गांव भी शुरू होता है, तो शुरुआत हम इस ढाबे से ही करते हैं। ये तो सालों साल पुराना लग रहा है। इतना कहकर तीनों उस ढाबे के पास पहुंचते हैं और चंदन जैसे ही ढाबे का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी रोशनी आती है। साथ ही उस ढाबे में से चमगादड़, पक्षी सभी एक साथ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। एक पल को तो करुणा भी डर जाती है, लेकिन चंदन और करण अंदर जाते हैं और ढाबे को देखकर खुश होते हुए अपनी माँ से कहते हैं, देखा ना माँ, मैंने कहा था ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भगवान ने हमें जो भी रास्ता दिखाया अच्छा ही दिखाया है। वैसे ये ढाबा काफी साल पुराना लगता है। अरे माँ देखो, यहाँ तो फ्रिज भी रखा है। क्या ये हमारे काम आएगा? ये तो बहुत पुराना लग रहा है भैया। वैसे जल्दी से इस ढाबे की सफाई करके रहने का बंदोबस्त करते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ चल चल कर। मेरी भी दोनों टांगे जवाब दे चुकी है, लेकिन मैं करती हूँ ढाबे की सफाई। तुम दोनों आराम करो। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों भाई मिलकर ढाबे की सफाई करेंगे और आप बैठिए यहाँ पर। करुणा अपने बेटों के साथ सुबह ही अपने गांव से निकल जाती है और कई घंटे का सफर तय करके वो दूसरे गांव तक पहुंचती है, जहां रास्ते में उन्हें एक ढाबा मिलता है। उस ढाबे में तीनों ही माँ बेटे रहने का फैसला करते हैं। ढाबा टूटा फूटा हुआ था, जिसे अच्छे से साफ करके जंगल से घास फूस लाकर दोनों भाई उसकी मरम्मत करते हैं। अब शाम का समय हो चुका था। साफ सफाई के बाद तीनों जब देर रात आराम करने जाते हैं, तभी करण हंसी मजाक में ढाबे में रखा फ्रिज खोलकर अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, इस फ्रिज को मैंने खोल दिया है। अब रात भर में इसमें से ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आएगी और पूरे घर को बिल्कुल ढाबे के बोर्ड के नाम के मुताबिक बर्फीला बना देगी। बाबा बर्फानी का ढाबा बर्फों से ढका हुआ। तेरा बचपना अभी तक नहीं गया है, इतना बड़ा हो गया है, नालायक कहीं का। चल आकर सो जा। करण फ्रिज का दरवाजा खोलकर सो जाता है ताकि उस टूटे फूटे फ्रिज से ठंडी ठंडी हवाएं और बाबा बर्फानी के नाम से फेमस ये पुराना सा टूटा हुआ ढाबा, जिसमें तीनों माँ बेटे आज ही रहने आए थे, वो बर्फ का बन जाए। अब अगली सुबह जैसे ही करुणा उठती है तो उसे ठंड सी महसूस होती है और वो देखती है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ढाबे में रखी कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखे और भी सामान सब बर्फ से ढके हुए थे। यहाँ तक कि बाहर से भी ढाबा बर्फ का बन चुका था। अरे बाप रे, ये क्या? ये ढाबा तो बर्फ का बन चुका है। कहीं ये इस फ्रिज की वजह से तो नहीं हुआ? अरे माँ, ये ढाबे को क्या हुआ? बाप रे, ये तो बर्फ से ढका है। क्या ये इस फ्रिज का कमाल है? अरे करण उठ तो, तूने तो कमाल ही कर दिया। हम तो बर्फीले ढाबे में बैठे हैं, बाबा बर्फानी के ढाबे में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? तभी तो मैं कहूँ कि रात में मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। फिर मुझे लगा कि कहीं मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन सपना भी सच होता है, मुझे पता नहीं था। चलो, हमें तो बना बनाया ढाबा मिल गया। क्यों माँ, सही कहा ना? अब तो ये बाबा बर्फानी का ढाबा लोगों के ऊपर बर्फ बरसाएगा और लोग भी इस ढाबे को देखने और यहाँ का स्वाद चखने जरूर आएंगे। हमारा काम तो बन गया। अब ये ढाबा भी हमारा, घर भी हमारा और कमाई भी हमारी। चंदन जैसे तैसे ढाबा खोलने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और 2-4 दिन के अंदर ही बाबा बर्फानी के ढाबे में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हर तरह के आइटम का खाना ढाबे में लगा देता है और लोग भी बर्फ का बना ढाबा देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। पास के गांव वालों को जब बाबा बर्फानी के ढाबे के बारे में पता चलता है तो वो बर्फ के बने ढाबे को देखने और वहाँ का जायका लेने जरूर आते हैं। लेकिन जिस गांव से करुणा और उसके बेटों को निकाला गया था, वहाँ के जमींदार को इन सारी बातों की खबर लगती है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे बाप रे, क्या बात है, करुणा के तो भाग ही खुल गए। बर्फ के ढाबे को खोलकर, लगता है हमारे पैसों से ही ढाबा खोला है उसने। खैर, गांव से तो बला टली। कलावती और जमींदार की बातें उसकी बेटी सुनंदा सुन रही होती है। सुनंदा
करुणा की बेटी चंदन को बहुत चाहती थी, लेकिन चंदन सुनंदा से शादी इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो गरीब था और जमींदार का हमेशा से एहसानमंद रहा था, जिसने उसके परिवार को हमेशा रोजी रोटी दी। लेकिन सुनंदा चंदन से पागलों की तरह प्यार करती थी। अब उसे जब चंदन के बर्फीले ढाबे के बारे में पता चलता है तो वो ढाबे को देखने देर रात पहुंचती है और उस ढाबे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आग लगाते हुए खुद ही उसमें झुलस जाती है। अब मिट्टी के तेल की बदबू से करुणा बाहर निकलती है और करुणा को देखकर सुनंदा जो कि चादर ओढ़े थी वो वहाँ से निकल पड़ती है। अरे कौन हो तुम? रुको जरा, मेरे ढाबे को तुमने आग लगाने की कोशिश की। अरे चंदन, करण, जल्दी बाहर आओ, देखो कोई हमारे ढाबे को जलाने की कोशिश कर रहा था। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? बर्फ की चीज कभी जला करती है? और कितना मूर्ख होगा वो आदमी जो इस बर्फ के ढाबे को जलाने आया। ढाबा तो नहीं जलता, लेकिन सुनंदा उस आग में झुलस जाती है। हालांकि जमींदार को जब पता चलता है कि उसकी बेटी आग में झुलस गई, तो जमींदार अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, जिसका एक हाथ और आधा चेहरा आग से झुलसा हुआ था। तब सुनंदा अपनी सारी आपबीती बताती है कि वो चंदन से प्यार करती थी, लेकिन चंदन ने उसके पिता के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उससे शादी नहीं की। और जब चंदन ने सुनंदा से शादी करने से इनकार किया तो वो बदला लेने के लिए उसके बर्फीले ढाबे को जलाने गई थी, लेकिन खुद ही झुलस गई। ये सुनकर जमींदार खुद अपनी बेटी का हाथ चंदन के लिए मांगने उसकी माँ करुणा के पास जाता है, क्योंकि करुणा की सच्चाई खुद जमींदार का साला जमींदार को बताकर अपने गांव लौट चुका था, क्योंकि वो अपनी भांजी का ये हाल देखकर बड़ा दुखी था। और इस तरह करुणा के बेटे चंदन की जमींदार की बेटी से शादी हो जाती है और उसके बर्फीले ढाबे का खूब नाम चल उठता है, जिस वजह से जमींदार भी अपनी बेटी को चंदन के साथ ब्याहने में हिचकिचाता नहीं है। और करुणा मन की बहुत साफ थी, इसीलिए वो जमींदार की आधी जली हुई बेटी को भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और उसका इलाज भी करवाती है। गर्मी में तीखे मोमोज वाला रौनकपुर गांव में बहादुर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। बहादुर कुछ समय पहले ही शहर से गांव आया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, जिस वजह से अब बहादुर गांव में ही मोमोज की दुकान लगाने लगा था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाया करती थी। जी सुनिए, हमारी दुकान ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आप अपनी तबीयत पर भी जरा ध्यान दीजिए। तुम तो जानती हो मेरी किडनी में आज से नहीं बल्कि कई सालों से दिक्कत है, और ना जाने ये दिक्कत कब और ज्यादा बढ़ जाएगी। अजी शुभ शुभ बोलिए, सब ठीक होगा। बहादुर का काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय पहले बहादुर शहर कमाने गया था और इस दौरान बहादुर शहर में एक मोमोज की दुकान में काम करने लगा था और वहीं से बहादुर ने मोमोज बनाना भी सीखा था। बहादुर की 15 साल की बेटी थी, जो बहादुर की तरह ही मेहनती थी। जब भी वो स्कूल से घर आती तो अपने पिता की मोमोज बनाने में मदद करवाया करती। एक रोज दुकान में देर शाम बहादुर मोमोज बेच रहा था और वहीं उसकी बेटी पूजा भी मौजूद होती है। अरे पूजा बिटिया, जल्दी जल्दी हाथ चला, देख नहीं रही ग्राहकों की कितनी भीड़ लगती जा रही है। जी पिताजी, बस हो ही गया, थोड़ी सी चटनी बांध दो, उसके बाद ग्राहकों को देखती हूँ। तेरी माँ को कितनी बार कहा है कि छोटे छोटे पैकेट में चटनी पहले से ही बांध कर तैयार रखे, लेकिन नहीं, उसे तो गांव की औरतों से बात करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जाने दीजिए पिताजी, माँ को तो कोई काम ही नहीं है, उनसे बस बातें बनवा लो। बहादुर इतना कहकर ग्राहकों को मोमोज देने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद जब बहादुर पास रखे टेबल पर बैठता है तभी वो चक्कर खाकर गिर जाता है। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पिताजी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे कोई है, कोई तो मदद करो। मुझे जल्दी से घर ले चलो, मुझे बेचैनी हो रही है, ना जाने मुझे क्या हो रहा है। नहीं पिताजी, आप हॉस्पिटल चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, कोई तो मेरी मदद करो। अब आसपास मौजूद लोग बहादुर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर बहादुर का चेकअप करता है और बताता है कि बहादुर की किडनी में दिक्कत की वजह से उसके शरीर में खून नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से बहादुर को खून की कमी है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। ऐसे में बहादुर के परिवार को ये सुनकर जोरदार झटका लगता है। घर में एक ही तो कमाने वाला था,
लेकिन अब उसकी तबीयत खराब होने के बाद किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे भाग्यवान, तुम रोना धोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। बस आज भर आराम करके कल शाम से मोमोज की दुकान लगाने चला जाऊंगा। डॉक्टर के कहने से क्या होगा, उसे ये थोड़ी पता है कि पूरे घर में मैं इकलौता कमाने वाला मर्द हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप पूरी जिंदगी बीमार रहकर गुजार लीजिए, भले ही आप खाट पर पड़े रहिए, लेकिन मैं आपको खुद से दूर नहीं रख सकती। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। पूजा बिटिया, कुछ तो समझा अपनी माँ को, कितनी जिद करती है। हाँ माँ, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? मैं तो कह रही हूँ कि अब हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन मैं इन्हें कुछ होने नहीं दे सकती। इन्हें कह दे कि ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इन्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम तो जानती हो, घर में सिर्फ मैं इकलौता कमाने वाला हूँ। अगर मैंने काम धंधा छोड़ दिया तो घर में भुखमरी आ जाएगी। और तुम तो जानती हो, मेरे दवा में भी तो पैसे लगे हैं और लग रहे हैं। आप दोनों इस विषय पर चर्चा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि शाम में दुकान मैं लगाया करूंगी। नहीं नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। भले ही मेरी दुकान पर कभी अच्छी तो कभी बुरी कमाई होती रही, लेकिन मैंने अपनी इसी दुकान से पिछले कुछ महीनों से अच्छा कमाया भी है और खाया भी है। वो बात अलग है कि कभी कभी मोमोज की दुकान में मुनाफा कम होता है। पूजा अपने पिता की एक बात नहीं मानती और देर शाम मोमोज की दुकान खोल लेती है, लेकिन पूजा के मोमोज इतने अच्छे नहीं बिक पाते और देर शाम जब पूजा लौटकर घर आती है तो वो उदास हो जाती है। अरे पूजा बिटिया, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? दुकान पर किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं पिताजी, आज तो बहुत कम मोमोज बिके हैं, पता नहीं क्यों। शायद आप दुकान पर नहीं गए, इस वजह से। मुझसे तो कोई मोमोज लेने ही नहीं आया। उन्हें लगा होगा कि मेरे हाथ के मोमोज टेस्टी नहीं होते। तुझे तो पता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा पैसा आ ही जाता है। अब क्या कर सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पूजा को उस रात नींद नहीं आती और वो अपने पिता के मोमोज की दुकान के बारे में सोच ही रही होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पिताजी की चलती हुई अच्छी खासी दुकान को खराब कर दूं। इस पर ग्राहक ही ना आए, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही देर शाम पूजा अपनी मोमोज की दुकान लगाती है, लेकिन इस बार पूजा ने अपने मोमोज की चटनी और मोमोज में बदलाव किया था। पूजा मोमोज और उसकी चटनी इतनी चटपटी और तीखी बनाती कि खाने वाले के कानों से धुआं ही निकल आए, लेकिन लोगों को तीखे मोमोज पसंद भी आ रहे थे। अरे बाबा, क्या मोमोज बनाए हैं बिटिया, बहादुर से भी अच्छे मोमोज बनाए हैं तूने तो। यही तीखा और चटपटा खाने का तो मेरा कई दिनों से मन कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं काकी, आप इस उम्र में खुशखबरी देने वाली हो? अरे दत्तेरे की, कैसे बातें कर रही है तू? ये सब तो मेरे पिताजी के हाथों का कमाल है, उन्होंने ही मुझे मोमोज और चटनी बनाना सिखाया है। उस दिन तो पूजा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं और पूजा के ग्राहक में बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन पूजा देखती है कि लोग तीखे मोमोज खाने के बाद मीठा ढूंढने लगते हैं। ऐसे में अब पूजा, जो कि बहुत होशियार थी, वो अपनी माँ माला से कहती है, माँ आप तो जानती है ना कि पिताजी के इलाज के लिए अभी और भी पैसे लगने हैं, और मैंने मोमोज में बदलाव किए हैं तो मोमोज की दुकान ठीक ठाक चल रही है। तो क्या आप मेरी मोमोज की रेडी के बगल में शिकंजी की रेडी लगा सकती हैं? गर्मियों में तो शिकंजी की बहुत मांग होती है। अरे मोमोज खाने के बाद शिकंजी कौन पिएगा? गर्मी में तो शिकंजी चल भी जाए, लेकिन इसके बारे में एक बार सोचना तो जरूर पड़ेगा ना। माँ देखो, सीधी बात है, मोमोज खाने के बाद लोगों को तीखा लगता है और तीखा खाने के साथ लोग कुछ मीठा ढूंढते हैं, और कई लोग तो पानी पीकर अपना तीखापन दूर कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को तीखा बर्दाश्त नहीं होता, तो वो आपकी दुकान पर शिकंजी पीने जरूर आएंगे। माला को भी अपनी बेटी की बात पसंद आती है और अगले दिन माला अपने ही मोमोज की रेडी के बगल में शिकंजी की दुकान खोल लेती है। अब जो भी मोमोज खाने पूजा की रेडी पर आता, वो शिकंजी पीने जरूर जाया करता, क्योंकि मोमोज और उसकी चटनी इतनी तीखी थी कि कानों से धुआं ही निकल जाए। धीरे धीरे तो पूजा के तीखे मोमोज फेमस हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा गर्मी के कारण अब पूजा के तीखे मोमोज लोगों को नुकसान भी पहुंचाने लगे थे। एक रोज सुबह के समय माला की पड़ोसन कमला उसके घर आती है। अरे ओ माला बहन, कहाँ है तेरी बिटिया?
अरे देख तो मेरे लाल के पेट में कितनी गर्मी हो गई है। इसकी गर्दन मुंह पर छाले आ गए हैं। खाना तक नहीं खा पा रहा है मेरा लल्ला ठीक से। और बिजली के बेटे का तो कई दिनों से जुलाब के कारण बहुत बुरा हाल है। अरे हमारा काम है मोमोज बेचना। तू कहना क्या चाहती है? मेरे मोमोज खाने से तेरे बेटे के पेट में गर्मी हो गई है और बिजली के बेटे का पेट खराब हो गया है। अरे उन्हें तो खुद के खाने पर कंट्रोल करना चाहिए ना। खाली पीली तू मेरी चलती हुई दुकान को बदनाम क्यों कर रही है? अरे तूने अपनी ये तीखे चटपटे मोमोज की दुकान बंद ना की तो मैं सरपंच जी के पास जाकर तेरी शिकायत कर दूंगी। तुझे नहीं पता तेरे इन मोमोज की वजह से गांव के बच्चों को बीमारियां लग गई है। वो ढंग से कुछ खा पी भी नहीं पा रहे। अरे कमला बहन, तुम्हें जिससे जो कहना है कह दो, हम तो अपना काम करेंगे। अब तुम ही बताओ, 2 पैसा हम जिस काम से कमा रहे हैं भला उसे कैसे बंद कर सकते हैं? तुम तो जानती हो कि मेरे पति कितने बीमार हैं। माला अपनी मोमोज की दुकान को बंद नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी दुकान से उसका घर चल रहा था। हालांकि अब तो माला के पीछे मोमोज के साथ उसकी शिकंजी की भी अच्छी खासी बिक्री हो रही थी, लेकिन मोमोज की वजह से गांव के बच्चों को उल्टी दस्त, पेट में गर्मी और जीभ पर और गले पर छाले होने लगे थे क्योंकि तपती गर्मी में जब वो तीखे मोमोज खाकर ठंडी शिकंजी पीते तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती, जिस वजह से गांव वाले सरपंच जी को इसकी शिकायत लगाते हैं और गांव के लोगों की पंचायत बुलाई जाती है। अरे सरपंच जी, अब हो के अब हो और आज के आज माला की मोमोज की दुकान बंद होनी चाहिए। भले ही उसका पति बीमार है, हम उसकी मजबूरी को समझते हैं। अरे शिकंजी की दुकान चलाती है तो ठीक है, हमें उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहादुर की बेटी के तीखे और चटपटे मोमोज खाने की वजह से गांव मां बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मेरे पास गांव के और भी लोगों की शिकायतें आई हैं और इस शिकायत को देखते हुए मैं तुम्हारी इस मोमोज की दुकान को बंद करने का फैसला लेता हूं, क्योंकि इस मोमोज की वजह से बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गांव में बीमारियों के कारण हैजा फैल जाए। सरपंच जी ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि मेरे पति बीमार है और उनकी दवाइयों में पैसे लग रहे हैं। हम गरीब लोग कहां से उनका इलाज करवा पाएंगे? जी सरपंच जी, हमारा एक वही तो जरिया है जिससे हम कमा कर खा रहे हैं और अपने पिताजी का इलाज करवा रहे हैं। अरे सरपंच जी, हम गरीब पर रहम कीजिए। गांव वालों को ना जाने किसने भड़का दिया है। आप कहेंगे तो हम तीखे मोमोज को तीखा ना बनाकर सादा बनाकर बेचेंगे। नहीं नहीं, मेरा फैसला अटल है और गांव वालों के मुताबिक तीखे मोमोज खाने से गांव में बीमारियां फैल रही हैं। सरपंच माला और उसके परिवार की एक नहीं सुनता और अंत में बहादुर के तीखे मोमोज की दुकान बंद हो जाती है, जिससे माला और उसके परिवार को बहुत दुख होता है। लेकिन गर्मी के कारण माला की शिकंजी की दुकान भी अच्छी खासी चलती है, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है और उनका घर भी चल जाता है।